गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज CTET 2020 की तैयारी में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र CDP के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यह चैप्टर CTET के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर से 2011 से लेकर और 2016 तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखें, 2011 में इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछे गए हैं। 2012 में इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2013 में इस चैप्टर से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। 2014 में इस चैप्टर से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 में इस चैप्टर से 6 प्रश्न पूछे गए, एकाएक बढ़ गया। 2016 में इस चैप्टर से 4 प्रश्न पूछे गए। इस तरह से हम देखते हैं तो CTET के लिए यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण भाग है, उसका आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध में विकास क्या है, या मोटा मोटी तौर पर हम लोग विकास का क्या अर्थ लगाते हैं। तो एक चीज आप लोग सुनते होंगे कि यह जो विकास, यानी इंग्लिश में इसको डेवलपमेंट कहते हैं, एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो क्रमशः क्रमिक रूप से यह अनवरत जारी रहती है, जीवन पर्यंत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया जो है यह मुख्य रूप से किसी बच्चे का जो शिशु अवस्था है, किसी बच्चे के इनिशियल स्टेज, उसकी शिशु अवस्था से लेकर और जीवन पर्यंत, और उससे भी थोड़ा सा और क्लियर होना चाहें तो यह जो है एक भ्रूणावस्था, माता के गर्भ से ही, यानी जब भ्रूण तैयार होने लगता है उसी समय से लेकर और फिर बच्चे का जन्म होता है, शिशु अवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर आगे प्रौढ़ावस्था, और इस तरह से जो अवस्थाएं हैं, उन सारी अवस्थाओं में बच्चों या उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में उसमें जो आने वाले परिवर्तन है, उस आने वाले परिवर्तन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन इस विकास के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो विकास के अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग अध्ययन करते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर मुख्य तौर पर कहा जाए तो विकास में वृद्धि निहित है, अंतर्निहित है, यानी विकास का एक भाग जो है वह वृद्धि है। हालांकि दोनों में अंतर है। विकास एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसका काफी विस्तृत अर्थ होता है, जबकि वृद्धि जो है उसका छोटा अर्थ होता है, संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि विकास की अवधारणा क्या है और फिर विकास के अभिलक्षण क्या है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग विकास की अवस्थाएं देखेंगे
और फिर विकास और वृद्धि में अंतर भी देखेंगे। बारी बारी से हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह यही है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें, लाइक करें और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस वीडियो के अंत में इस अध्याय से उठने वाले कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उन प्रश्नों का हल करना है और ये आपकी तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम लोग विकास की जो अवधारणा है इसको क्लियर करेंगे। तो विकास जो है, किसी भी बच्चे में विकास जो होता है उसकी उसके कुछ स्टेप होते हैं, कुछ आयाम होते हैं और या उसके कुछ भाग होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। जैसे शारीरिक, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है उसमें शारीरिक विकास यानी इसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। शारीरिक विकास क्या है? अब जैसे किसी बच्चे की जो शिशु अवस्था से लेकर के और फिर किशोरावस्था तक, उसमें ऐसा देखा जाता है कि उसके शरीर के अंग प्रत्यंग में मात्रात्मक विकास होता है। यानी उसके शरीर के हर अंग के आकार बढ़ते हैं। कुछ अंग जो बाहर से दिखाई देते हैं उसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि उसमें विकास हो रहा है, महसूस करते हैं। लेकिन कुछ अंग होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और उनमें भी विकास होता है, लेकिन हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते हैं। तो बच्चों में जो शारीरिक विकास है इसका अधिगम से सीधा संबंध है। सबसे पहले तो अधिगम को हम लोग जान लेंगे कि अधिगम क्या है। शारीरिक विकास को आगे जानने से पहले हम लोग अधिगम जान लेते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, लर्निंग। और अधिगम का सीधा अर्थ है कि किसी भी बच्चे में वह अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर के या जो घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, उन घटनाओं परिघटनाओं से या जो उनके अंदर अनुभूतियां या किसी के व्यवहार को देख करके वो कुछ अनुकरण करता है और उस अनुकरण के कारण उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और वे परिवर्तन जो है कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी महसूस किए जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में बाह्य अनुभूतियों के कारण या उसके अंतःकरण में चिंतन और मनन के कारण जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव को हम लोग अधिगम कहते हैं। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब सीखना होता है और सीखने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज को जब देख करके, सुन करके, समझ करके बच्चे उसको अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं, उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसमें व्यवहारिक रूप से परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन, इस तरह का जो बदलाव है, यही अधिगम कहलाता है या लर्निंग कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं या बच्चा कहीं से कुछ सीखता है, अनुभव से या बाह्य जो घटना है उनसे, लेकिन वह सीखने के बाद अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाता, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ पाते, वो जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी। तो इसे अधिगम हम लोग नहीं मान सकते। अधिगम तब होता है जब कोई भी लर्निंग, कोई भी जो बच्चा सीखता है उसको अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तव में अधिगम कहलाता है।
तो शारीरिक विकास जो है उसमें अधिगम से उसका जो संबंध है वह बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे अलग अलग चीजों को सीखते हैं। अब शिशु अवस्था में उनका अधिगम कुछ अलग तरीके का होता है। फिर बाल्यावस्था में उनका अधिगम का क्षेत्र कुछ बदल जाता है। किशोरावस्था में उनके अधिगम का क्षेत्र और बदल जाता है। और फिर उसके बाद के जो स्टेज होते हैं उसमें भी अधिगम का क्षेत्र बदल जाता है। तो बच्चों में जो शारीरिक विकास है, यह शारीरिक विकास को हम कई तौर पर देखते हैं कि वह प्रभावित होता है, बाह्य कारणों से प्रभावित होता है। इसमें हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि शारीरिक जो विकास है वह अब जैसे हेरिडिटी से, आनुवांशिक गुणों से प्रभावित होता है। जिस बच्चे के माता पिता अगर लंबे हैं या उनके पूर्वज यदि लंबे हैं कद के, तो स्वाभाविक है कि बच्चों में उस तरह के गुण का विकास होता है। वो बच्चा निश्चित रूप से लंबे कद का होता है। यदि मान लीजिए कि हेरिडिटी से अगर उसके पूर्वजों में कोई बीमारी रही है तो स्वाभाविक तौर पर उस बच्चे में वह बीमारी चली आती है और उससे उसका अधिगम प्रभावित होता है। यानी मानसिक, बच्चों में जो मानसिक विकास है वह भी एक तरह से कहा जाए तो बहुत हद तक हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है। इस तरह से हम देखते हैं तो शारीरिक विकास जो है वह उस बच्चे के अधिगम के लिए काफी जरूरी है। अब यह जो विकास है यह पारिवारिक जो है वो कारण से है भी और परिवेश से भी। अगर बच्चों का परिवेश जैसा है उसके अनुसार उसका शारीरिक विकास, पोषण का स्तर जो है, पोषण अगर मान के चलिए कि अगर बच्चों का सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है उससे भी उनका शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। और फिर जो है सूर्य का प्रकाश, स्वस्थ वातावरण या स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये सभी बाह्य कारण हैं जिससे भी उसके शारीरिक विकास प्रभावित होते हैं। और अगर शारीरिक विकास प्रभावित होते हैं तो उसका अधिगम भी प्रभावित होता है। तो शारीरिक विकास इसका एक भाग है और फिर उसका दूसरा भाग है क्रियात्मक विकास। बच्चों में जो विकास होते हैं उसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। शारीरिक विकास के बाद क्रियात्मक विकास, यानी कहने का मतलब है कि कभी कभी जो होते हैं वो बच्चों में, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यता, कोई भी बच्चा है, हर बच्चे के अपने अपने जो है उसकी कैपेबिलिटी होती है, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो धीरे धीरे उसमें क्रियात्मक जो विकास है, कार्य करने की क्षमता का जो विकास है, वह भी यह मतलब इस भाग में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों या तंत्रिकाओं की गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है। यानी जैसे मान के चलिए कि अब जैसे कोई चीज उठाना है या एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाना है, यानी मतलब जो है वो एक तरह से कहा जाए तो ऐसी क्रियाएं जिसको निष्पादित करने के लिए तंत्रिका तंत्र, यानी कहने का मतलब है कि उसकी मांसपेशियों का सहारा लेना पड़ता है। यानी उसमें जो शारीरिक ताकत है, शारीरिक बल है, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह के गुणों का जो विकास है वह क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब है कि मानसिक विकास का
मतलब है मेंटल डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहेंगे। मानसिक विकास का मतलब है कि अब जैसे मान लीजिए कि अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों में जो मानसिक स्तर है, मानसिक रूप से जो उसके विकास, अब जैसे मान लीजिए कि कल्पना करना, स्मरण करना, कोई चीज है उसको याद करना या अवलोकन करना, निरीक्षण करना। जैसे मान के चले कि कोई घटना घट रही है, प्रकृति में कोई घटना घट रही है, बच्चे उसको देख रहे हैं, उसको देखने के बाद उसके अंदर जो सोचने की प्रवृत्ति है, सोचने की जो ताकत है, उसका विकास होता है। वह अपने अनुसार उसका परिणाम प्राप्त करता है, रिजल्ट प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों में आकलन करने की क्षमता, वर्णन करने की जो क्षमता, वो समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, इस तरह की क्षमता का जो विकास होता है वह एक तरह से मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। और जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे जब बच्चों की अवस्थाएं बढ़ती हैं, बच्चों की आयु बढ़ती है, तो इस मानसिक विकास का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। इस मानसिक विकास को हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि उसमें यानी तथ्य को विश्लेषित करने की क्षमता, यानी संज्ञान लेने की जो क्षमता है। तो अब कोई बालक जो है मानसिक रूप से कमजोर है, तो एक शिक्षक को यह जानना पड़ता है, जानना चाहिए कि हमारे जो क्लास के बच्चे हैं मानसिक रूप से किस स्तर के। हर बच्चों की मानसिक जो क्षमता होती है अलग अलग होती है, और उस मानसिक क्षमता का आकलन करके हम अपने एजेंडा को तय करते हैं। अपने मतलब पाठ प्रस्तुति का जो तरीका है उसको हम लोग तय करते हैं। तो मानसिक जो विकास होता है उसको इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं। फिर है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास का मतलब है कि अब जैसे मान लीजिए कि भय, क्रोध, चिंता, तनाव, दबाव, तो इस तरह के जो विकास हैं, इस तरह के जो विकास हैं, यानी किसी बच्चे कोई देखेंगे कि बच्चा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसमें जैसे आश्चर्य की भावना, स्नेह की भावना, घृणा की भावना, खुशी की भावना, इस तरह की जो भावनाएं, उसका भी विकास जो है अवस्था दर अवस्था होता जाता है। यानी शुरुआती दौर में जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा है, वो अगर उसका कोई सामान, कोई खिलौना ले लेता है, तो वो क्या करता है कि झुंझलाहट व्यक्त करता है। तो वह जो है यह प्रकट कर रहा है कि उसमें सांवेगिक विकास हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि उसकी माँ कहीं चली गई, बच्चा रोने लगता है, एक तरह से वह जो है यह भी सांवेगिक विकास। या मान के चलिए कि माँ को देख करके बच्चा खुश होता है, अपनों को देख करके खुश होता है, तो खुशी का एहसास करना, यह भी उसका एक तरह से सांवेगिक विकास। तो सांवेगिक विकास जो है यह भी जो है वो अवस्था दर अवस्था बच्चों का मतलब होता जाता है, और यह भी अधिगम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बच्चे किस तरह से आगे सीखेंगे, किस तरह से उसको ग्रास्प करेंगे, तो ग्रास्पिंग कैपेसिटी में इसकी भूमिका काफी ज्यादा है। फिर है कि बच्चे में भाषाई विकास। भाषाई विकास, अब जैसे मान के चलिए कि बच्चे जो होते हैं वो जब शिशु अवस्था में होते हैं, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जो है जानने की कोशिश करते हैं। उसको बोलने, 2 अक्षर वाले जो पद हैं, 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं, उसको बोलने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले, इस तरह के जो माने बच्चों में समझने या बोलने की क्षमता का जो विकास होता है, तो आप देखेंगे कि जो भी सिलेबस तैयार किया जाता है,
प्रथम वर्ग के बच्चे जो होते हैं उनकी भाषा की जो किताब होती है उसमें आप देखेंगे कि 2 अक्षर वाले पद शामिल होते हैं, क्योंकि उनको 2 अक्षर वाले पद से परिचय है। तो इस तरह से धीरे 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 देखेंगे कि पहले शब्द, फिर 2-3 शब्द का एक जगह से यानी वाक्यांश के रूप में, फिर वाक्य, और छोटे छोटे वाक्य का अर्थ बच्चे पहले समझते हैं, फिर जो है बड़े बड़े वाक्य का अर्थ समझते हैं। और फिर जो है बोलने के क्रम में भी एक बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो शिशु अवस्था में 2 पद वाले शब्दों को बोलते हैं, और फिर जो है धीरे 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 उनकी बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह से उनमें जो भाषाई विकास होता है, वह भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब अपने साथी के साथ वो बैठे हुए, वो बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि वर्ग में बच्चे कुछ बात कर रहे होते हैं और शिक्षक को समझ में आती है कि ये बच्चे जो है अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, वो बच्चे अपनी भाषाई विकास कर रहे हैं। हम जब उनको बातचीत करने देते हैं तो बच्चे, आप सुनेंगे गौर से, तो अपने घर की घटनाओं या माता पिता से संबंध की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को बच्चे आपस में बातचीत करके समझते हैं, और इससे क्या होता है कि उनमें भाषाई विकास होता है। तो भाषाई विकास जो है वो मतलब बच्चे अपने विचारों को बोल करके, संकेत के माध्यम से अपनी बात को रख करके और लिख करके भी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। बालक 6 माह से लेकर 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वह कुछ बातों को समझने और बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे छोटे वाक्यों को समझता है और छोटे छोटे वाक्यों को बोलने की कोशिश करता है। इसी तरीके से फिर जो है आगे मतलब वह 15 से 16 वर्षों के बीच काफी शब्दों के अर्थों को ग्रहण कर चुका होता है और उसके पास शब्दों का एक विशाल भंडार हो जाता है। इस तरह से भाषाई विकास होता है। फिर सामाजिक विकास। अब देखें हम लोग सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास का मतलब है कि बच्चे जो है पहले वो परिवार में होते हैं, और परिवार में पहले माता पिता, फिर भाई बहन से घुलते मिलते हैं, और इस क्रम में क्या होता है कि इस क्रम में उनमें जो घुलने मिलने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे डेवलप होता है। और फिर क्या होते हैं कि अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेलना शुरू करते हैं। फिर देखेंगे कि समाज के कुछ बच्चों के साथ खेलना शुरू करेंगे। फिर लैंगिक आधार पर वे दोस्ती करना शुरू करते हैं। देखेंगे कि लड़के की दोस्ती लड़के के साथ, लड़की की दोस्ती लड़की के साथ। इस तरह से उनमें सामाजिकता का विकास होता है। मित्रता को निभाना, कभी कभी किसी ऐसे गुस्सा जाते हैं तो फिर शत्रुता करने लगते हैं, तो फिर आपस में फिर समझौता भी करते हैं, फिर समन्वय करते हैं। एक तरह से देखेंगे कुछ बच्चे जो है वो खेल खेल में कुछ नाटक खेलने लगते हैं, कुछ नकल करने लगते हैं। तो ये सब जो है घटनाएं उनमें ये दर्शाती है कि उनका सामाजिक विकास हो रहा है। तो बच्चों में जो सामाजिक विकास है यह भी उनके अधिगम के लिए काफी आवश्यक है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा ये कर लें कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक है, यानी मात्रात्मक है। वृद्धि का मतलब है, वृद्धि की अंग्रेजी ग्रोथ होती है। ग्रोथ ये परिमाणात्मक है, मात्रात्मक है, यानी इसको हम लोग देख सकते हैं, माप सकते हैं। तो और विकास जो है वह एक तरह से उसमें मात्रात्मक भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें गुणात्मक अध्ययन होता है। यानी बच्चों के गुण का जो विकास होता है, जिस गुण को महसूस किया जा सकता है, उसको माप नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत से बहुत करेंगे, थोड़ा आकलन कर सकते हैं, आंक सकते हैं, लेकिन मापना उसको कठिन है। तो बच्चों में जो मतलब वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव है और विकास जो है क्वालिटेटिव है, गुणात्मक। तो इस रूप में मुख्य रूप से इसको हम लोग पहचानेंगे। और फिर जो है आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि वृद्धि का जो
एक तरह से प्रयोग होता है वो संकुचित भाव से, विकास का प्रयोग एक ब्रॉड सेंस से होता है, विस्तृत भाव से होता है। क्षेत्र जो है, वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, मतलब वृद्धि जो है एक सीमित चरण के बाद रुक जाती है। मतलब जैसे शारीरिक विकास ही है तो आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास एक उम्र सीमा तक निश्चित होता है, लेकिन विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी व्यक्ति कब्र में जाने से पहले तक कुछ सीखता रहता है। तो विकास जो है वो अपरिमित होता है। अब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। पोषण, अब अच्छा भोजन यदि मिलता है तो वृद्धि और विकास बेहतर तरीके से होता है। फिर जो है मतलब वंशानुगत, इसकी भी चर्चा कर लिए हैं कि वंशानुगत कारक से भी यह प्रभावित होता है। लिंग के आधार पर भी, जैसे मान के चलिए कि कभी कभी किसी खास उम्र में लड़कियां कुछ ज्यादा सीखने लगती हैं और किसी खास उम्र में लड़के कुछ ज्यादा सीखने लगते हैं। वायु और प्रकाश की भी चर्चा हम लोगों ने किया है कि यह भी हमारे वृद्धि और विकास पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बेहतर सेहत है तो उसके लिए प्रकाश और अच्छे वायु की जरूरत पड़ेगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन्स निकलती हैं और उनका प्रवाह यदि सही ढंग से है तो बच्चों का विकास बेहतर तरीके से होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। उसके बाद है शारीरिक क्रियाएं, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम काफी जरूरत है, तो वो एक्सरसाइज, योगासन, इसकी भी काफी भूमिका होती है वृद्धि और विकास के लिए। अब है वृद्धि की अवस्थाएं, तो वृद्धि की अवस्थाएं चूंकि इसको हम लोग जान लेते हैं इसलिए कि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वृद्धि की अवस्थाओं में मुख्य रूप से ऐसे आप लोग जान लें कि मुख्य रूप से इसकी जो अवस्थाएं होती है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, यानी 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। आप मतलब सीटीटी के लिहाज से जान लें तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न इस तरह से दिए जाते हैं, ऑप्शन उसके कुछ इस तरह से दिए जाते हैं कि आपको इन 4 अवस्थाओं में से कुछ अलग तरीके के ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शैशव अवस्था के बाद जो बाल अवस्था है उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे बाल अवस्था के 2 पार्ट क्या हो जाते हैं, तो एक हो जाता है यानी प्राक बाल्य अवस्था या पूर्व बाल्य अवस्था भी इसको कह सकते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था या प्राक बाल्य अवस्था भी कहते हैं। और इसके बाद है उत्तर बाल्य अवस्था, और फिर इसको आगे भी मतलब हम लोग ले जाते हैं इसको किशोरावस्था, एडोलेसेंस, तो मुख्य रूप से। और फिर इसको और भी थोड़ा सा आगे अगर हम ले जाते हैं तो युवा प्रौढ़ावस्था, थोड़ा सा और यदि आगे ले जाएंगे परिपक्व प्रौढ़ावस्था, और परिपक्व प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्ध प्रौढ़ावस्था। अब देखेंगे शैशव अवस्था, आप एग्जाम जब देंगे तो उसके ऑप्शन पर भी मतलब निर्भर करेगा कि जब कभी भी शैशव अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर ऑप्शन 0 से 5 है या 0 से 6 है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि कहीं कहीं क्या होता है कि आपको प्राक बाल्य अवस्था की चर्चा हो जाती है और उस समय ये मतलब थोड़ा सा हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसका आखिर डिवीजन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो डिवीजन है वो 0 से 2, तब उस समय 0 से 2 हो जाता है शैशव अवस्था,
और फिर जो है बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, प्राक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और फिर जो है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, और फिर जो है युवावस्था 18 से युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष, और फिर आगे जो है 40 से 65 वर्ष, 40 से 65 वर्ष जो है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, और 65 वर्ष से अधिक उम्र जो है वो है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। इस रूप में इसका हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चले कि शैशवावस्था 0 से 2 अगर हम मानते हैं तो प्राक बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 to 12। कभी कभी क्या होता है कि शैशवावस्था 0 से 5 या 0 से 6 को आधार मान करके भी, और उस समय तब बाल्यावस्था तब हो जाएगा 6 से लेकर 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18, और उसके बाद क्या उम्र जो है 18 से अधिक सिर्फ हम प्रौढ़ावस्था दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन हम लोगों को इस रूप में इसको याद रखना है। इस तरह से फिर हम लोग देखते हैं कुछ विचारकों का अनुभव है कि जैसे गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। गेट्स ने कहा, एक बहुत बड़े विद्वान थे, शिक्षा शास्त्री थे, और गेट्स का कथन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना, अनुभव के द्वारा हम किसी के व्यवहार में रूपांतर लाते हैं तो वही जो है वह अधिगम कहलाता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये सील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है, यानी वातावरण जैसे परिवर्तित होता है उसी तरह से व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित होता है। यह कथन ये पील का है। क्रो और क्रो ये बहुत बड़े विद्वान थे, उनका कहना है सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना जो है ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति को अर्जित करना है, यानी कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में समायोजन को लेकर, किसी भी बाधा को दूर करना और नई परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने की जो ताकत है ये होती है। अब इस तरह से हम देखते हैं तो आज का जो चैप्टर है वो यह एक तरह से कंक्लूजन पर हम लोग चले आएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण विचारक है, इनका कथन बार बार पूछता है, अरस्तु का कथन, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। आंतरिक कारण से भी और बाह्य कारण से। बाह्य कारण है बाहरी जो घटनाएं है उसके कारण, और आंतरिक कारण का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मनन है, चिंतन है, विचार उत्पादन है, उसका विश्लेषण है। तो इस दोनों के कारण जो परिवर्तन आता है यही विकास है, यानी विकास की जो परिभाषा है उन्होंने इसको इस रूप में कहा है। अब आज का आप लोगों को प्रश्न मैं बता दूं। आज का प्रश्न जो है आप लोग नोट कर लें और इसका हल आप लोग निश्चित रूप से बना लें और